Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 5. Chapter 21 विवाह संपन्न हुआ। अब आगे, वहीं नीचे मंडप में, राजमहल के बीचों बीच एक सुंदर भवन में मंडप को सजाया गया था। वहां मंडप को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। मंडप चारों तरफ से सुंदर और मनमोहन फूल से सजा हुआ थे, जिसके अंदर राजकुमार सूर्या सफेद रंग की शेरवानी पहने बैठे हुए थे। उनके सर पर एक लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। वह इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिन्हें देख आसपास की कुछ राजकुमारी दुखी हो रही थी। उन्हें राजकुमारी मीरा से बहुत जलन हो रही थी कि उन्हें इतने सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार मिल रहे हैं। वहीं राजकुमार सूर्य के चेहरे पर आज एक मुस्कान बनी हुई थी जो सभी को उनकी प्रसन्न होने का संकेत दे रही है। तभी एक पुरोहित जी ने कहा, महाराज राजकुमारी को बुलाएं। वही महाराज जो अपने कुछ मित्रों के साथ ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक दासी की तरफ देखा। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, जिसे सुन सबने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां महारानी संतोषी और महारानी सुलोचना मीरा को ऊपर से नीचे लेकर आ रही थी। इस समय मीरा के चेहरे पर घूंघट था, जिससे उनका चेहरा देखना मुश्किल था। लाल कलर के जोड़े में वह बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। कई राजकुमारियों की नजरें मीरा के लहंगे पर टिक गई आई। वह लहंगा सच में बहुत ही नायाब और खूबसूरत था। वहीं राजकुमार सूर्यवीर सिंह की नजरें सीढ़ियों से आती मीरा से एक पल के लिए भी नहीं हटी। वह बिना अपनी पलकें झपकाए बस एक टक तक घूंघट में आती मीरा को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में मीरा को राजकुमार के साथ बैठा दिया गया। तभी पुरोहित जी ने वर और वधू को एक दूसरे को वरमाला पहनने के लिए कहा, जिसे सुन राजकुमार सूर्या और मीरा खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसे देख दक पूरे भवन में सुंदर गुलाबी फूलों की बारिश होने लगी। यह नज़ारा बहुत ही भव्य और सुंदर नजर आ रहा था। पुरोहित ने दोनों को बैठने के लिए कहा और आगे की विधियां करने लगे। वहीं राजकुमार बार बार मीरा को देखने की कोशिश कर रहे थे। उनका बड़ा मन था अपनी दुल्हन को देखने का। तभी उनके मन में एक विचार आया और वह सामने की तरफ देखने लगे। उन्होंने खुश होते अपने मन में कहा, अब तो आप हमारी है। सारी जिंदगी हम आपको ही देखेंगे। बस कुछ समय और उसके बाद आप और हम एक हो जाएंगे। फिर आप भी हमें आपसे कभी दूर नहीं कर पाएगा। इतना सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही। कुछ समय में पुरोहित जी ने वधू के माता पिता को कन्यादान के लिए बुलाया, जिसे सुन महाराज और महारानी ने मीरा का कन्यादान किया। इस समय महारानी की आंखों में थोड़े आंसू थे, जिन्हें उन्होंने जल्दी ही छुपा लिया। वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाए। इतना सुन मीरा और राजकुमार फेरों के लिए खड़े हो गए। पुरोहित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ समय में दोनों के सातों फेरे हो गए। पुरोहित जी ने एक थाल राजकुमार सूर्य देव सिंह की तरफ बढ़ा दी, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर था। राजकुमार ने राजकुमारी मीरा के गले में मंगलसूत्र पहनाया और पश्च घूंघट में ही उनकी मांग भर दी। एक बार फिर सभी पर फूलों की बारिश हुई। तभी पुरोहित जी ने खड़े होते हुए कहा, यजमान, आपका और राजकुमारी मीरा का विवाह संपन्न हुआ। आज से आप 7 जन्मों के लिए पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। जिसे सुन राजकुमार सूर्य देव सिंह और राजकुमारी मीरा ने आगे बढ़कर महाराज तेज प्रताप सिंह और महारानी संतोषी का आशीर्वाद लिया। सभी ने एक एक करके राजकुमार सूर्य को विवाह के लिए बधाइयां दी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए सभी की बधाइयों के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार युग शौर्य ने आगे बढ़कर सूर्य को गले लगाते हुए कहा, शादी मुबारक हो मित्र। सूर्य ने भी मुस्कुराते हुए शौर्य का धन्यवाद किया। तभी शौर्य ने सूर्य को छेड़ते हुए कहा, अब आप हमारी भाभी का हाथ पकड़ सकते हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इतना कह शौर्य एक शरारती अंदाज में हंसने लगे। जिसे सुन राजकुमार ने अचानक मीरा का हाथ पकड़ा लिया, जिसे देख उनके सभी मित्र उन्हें छेड़ने लगे। भवन में चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल बन गया। परंतु राजकुमारी मीरा का हाथ पकड़ते ही राजकुमार सूर्य के चेहरे की खुशी अचानक से फीकी पड़ गई। उन्होंने एक बार फिर राजकुमार की मीरा के हाथों को महसूस किया, जिन्हें महसूस कर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे। उन्होंने पीछे पलटकर झट से सामने खड़ी मीरा के घूंघट को हटा दिया, जिसे देख सब हैरानी से राजकुमार और फिर राजकुमारी की तरफ देखने लगे। अभी जो भवन हंसी खुशी और उल्लास से भरा हुआ था, अचानक उसमें मौत के समान सन्नाटा पसर गया।
सब लोग चुपचाप बस राजकुमारी मीरा की दिशा में ही देखने लगे। राजकुमार सूर्या देव सिंह सामने खड़ी अपनी दुल्हन को देख रहे थे। क्योंकि यह लड़की राजकुमार हैमेरा नहीं थी। लाल रंग की दुल्हन कजरी में सजी, जिसकी मांग में सूर्य का नाम का सिंदूर और कन्हैया उनके नाम का मंगलसूत्र पहले राजकुमारी श्रद्धा खड़ी थी। वह अचानक राजकुमार के घूंघट खींचने से हैरान थी। उसने राजकुमार की तरफ देखा, जिनकी आंखें जो कुछ समय पहले खुशी और अल्लाह से भरी हुई थी, वह अचानक गुस्से से लाल हो पड़ी। सामने खड़ी श्रद्धा को देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया, जिसे देख श्रद्धा ने जल्दी से राजकुमार का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजकुमार हमारी बात सुनी, हमें आपको कुछ बताना, इसमें हमारी गलती नहीं है। श्रद्धा भी इसे आगे कुछ कहा पाती, तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरे भवन में गूंज गई, जिसे सुन सभी लोग अपना ख्यालों से बाहर आए। सबने ने जल्दी से आगे बढ़ देखने की कोशिश की। सामने जमीन पर राजकुमारी श्रद्धा इस समय अपने मुंह के बल नीचे गिरी हुई थी। राजकुमार सूर्य का थप्पड़ इतना तेज था कि श्रद्धा उससे संभल ना सकी। उसके गले में पहने मोतियों का हार टूटकर बिखर गया। उसके होंठ फट चुके थे, जिनसे अब खून निकलने लगा, जिसे देख लोगों में बातें होने लगी। यह क्या, ये राजकुमारी तो मीरा नहीं है। हमने तो सुना था राजकुमार का विवाह राजकुमारी मीरा के साथ होने जा रहा था। तो फिर उनकी जगह उनकी बड़ी बहन श्रद्धा या क्या कर रही है? क्या तुमने सुना नहीं था? राजकुमारी श्रद्धा भी राजकुमार सूर्य देवसिंह को पसंद करती है। पर बेचारे राजकुमार के साथ तो बहुत गलत हुआ। उनका विवाह तो राजकुमारी मीरा के साथ होने जा रहा। ऐसे ही अनगिनत बातें भवन में चारों तरफ सुनाई देने लगी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वही यह सभी आवाजें राजकुमार के कानों तक जा रही थी, जो उन्हें किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उन्होंने गुस्से में फर्श पर गिरी राजकुमारी श्रद्धा की तरफ देखा और उनके पास जाकर उनके बालों को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींच, जिससे राजकुमारी श्रद्धा की एक चीख पूरे भवन में गूंज गई। उसने दर्द में चिल्लाते हुए राजकुमार से कहा, राजकुमार हमें छोड़िए, आप हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप अपनी पत्नी को ऐसे कैसे कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? वहीं राजकुमार जो गुस्से में अब पागल हो चुकी थे, उन्होंने एक बार फिर एक जोरदार थप्पड़ श्रद्धा के मुंह पर मरते हुए कहा, किसकी पत्नी? तुम नहीं हो हमारी पत्नी। कहाँ है हमारी राजकुमारी मीरा? हमारा विवाह राजकुमारी मीरा के साथ होने वाला था, और वही हमारी पत्नी है, समझिए आप। ये सब कहते हुए वह किसी सनकी पागल व्यक्ति की तरह लग रहे थे, जो अपनी किसी कीमती चीज को खो जाने के बाद अपना आपा खो बैठता है। वही हाल आज राजकुमार सूर्य का हो रहा था। उसने अपनी गर्दन को टेढ़कर अपने एक हाथ को अपनी गर्दन के पीछे ले जाते हुए एक डरावनी आवाज में कहा, अब हमें सिर्फ सच बताएं, मेरी राजकुमारी कहाँ है? जिसे सुन श्रद्धा, जिसकी हालत राजकुमार के थप्पड़ों से काफी खराब हो गई थी, उसका एक तरफ का गाल बुरी तरह सूज गया था। अब उसे राजकुमार से डर लगने लगा था। श्रद्धा को राजकुमार इस समय किसी राक्षस से काम नहीं लग रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनकी आंखों में देख सके। तभी राजकुमार ने एक बार फिर श्रद्धा के बालों को पकड़ तेजी से खींचा। इस बार श्रद्धा की आंखों में दर्द से आंसू निकलने लगे। उसने डरते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमने बस उन्हें जहर दिया था। उन्हें वह से कौन ले गया है, इस बात की हमें कोई खबर नहीं है। राजकुमार ने अपने दांतों को पीसते हुए एक बार फिर कहा, तो किसे पता है, अगर इस बार आपके मुंह से पूरा सच नहीं निकला, तो हम आपकी इस जुबान को हमेशा हमेशा के लिए चुप कर देंगे। राजकुमार की ऐसी धमकी सुन श्रद्धा पूरी तरह कांपने लगी। अब से पूरा यकीन था कि अगर उसने सच नहीं बताया, तो राजकुमार उसके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। उसने डरते डरते कहा, मां को पता है, उन्होंने ही अपने सिपाहियों की मदद से मीरा को बाहर भजा था। इतना सुनते ही राजकुमार ने श्रद्धा को वहीं फेंक दिया। वही श्रद्धा जो इतने समय तक दर्द से तड़प रही थी, वह अचानक बेहोश हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वही महारानी जो राजकुमारक्ष का ऐसा रूप देख इतना ज्यादा डर गई कि वह अपनी जगह पर ही जम गई। उन्होंने एक बार भी श्रद्धा को बचाने की हिम्मत नहीं की। जब महारानी ने राजकुमार को अपनी तरफ आता देखा तो वह कांपने लगी। वह जल्दी से भागकर महाराज के पास गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे अपने जीवन को बचाने की गुहार लगने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज हमें बचा लीजिए, हम भीमपुर राज्य की महारानी है, हम आपकी धर्मपत्नी है, आपको हमारी रक्षा करनी होगी, कृपया हमें बचा लीजिए। हमें नहीं पता मीरा कहाँ है।
वह शायद विवाह से बचने के लिए यहाँ से भाग गई। श्रद्धा भी छोटी है, वह डर गई है। उसे नहीं पता वह क्या बोल रही है। हमारा विश्वास करें, हमने मीरा के साथ कुछ नहीं। हमने राज्य की इज्जत बचाने के खातिर ही श्रद्धा को मंडप में बैठने के लिए कहा था। आपको पता है ना, हम राज्य की मान मर्यादा बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। तो हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? हमारा विश्वास करें महाराज, हमें बचा ले। महारानी ने अभी इतना ही कहा था, राजकुमार ने पीछे से आकर उन्हें बड़ी बेरहमी से पकड़ते हुए भवन के बीचों बीच फेंक दिया। राजकुमार ने जिस तरह महारानी को खींचा था, उसे महारानी को बहुत चोट लगी। ऐसे अचानक खींचना और अचानक गिरने से उनके सर से भी खून निकलने लगा। उनकी एक दर्द भारी चीख सभी लोगों के कानों में पहुंची, पर वहां खड़े किसी भी व्यक्ति में राजकुमार के खिलाफ जाने का साहस नहीं था। सभी राजकुमार सूर्यदेव सिंह की शक्ति के बारे में जानते थे। वह राजकुमार का इतना भयंकर रूप देखकर पहले ही डर चुके थे। किसी भी राजा या वहां आए लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजकुमार से दुश्मनी मोल लेकर महारानी को बचाए। कोई भी व्यक्ति सूर्यगढ़ राज्य से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए सभी चुपचाप खड़े सामने हो रहे इस तांडव को देख रहे थे। कई लोग इस भयानक नज़ारे को नहीं देख पाए और उन्होंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। जो राजकुमारियां आज मीरा से इशा कर रही थी कि उनका विवाह इतने महान राज्य के राजकुमार से हो रहा है, अब उन सभी को राजकुमार किस राक्षस से काम नहीं लग रहे थे। जो राजकुमारी या आज तक उनकी तारीफें करते नहीं थकती थी, आज उन्हें राजकुमार के सामने होने से भी डर लग रहा था। राजकुमार ने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए महारानी की तरफ बढ़ते हुए पूछा, हमारी होने वाली रानी कहाँ है? हमारी मीरा कहाँ है? और अगर आपके मुंह से एक भी शब्द असत्य निकला तो हम आपकी नज़रों के सामने ही आपकी बेटी, जिसके लिए आपने ये सब योजनाएं रची, अपने हाथों से उन्हें यही आपकी नज़रों के सामने मार देंगे। वही रानी जो अभी बचने के लिए कोई योजना बनाने वाली थी। राजकुमार की बातें सुन वह बुरी तरह डर कर कांपने लगी। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमार श्रद्धा को कुछ ना कर दें, क्योंकि आज यहाँ आए सभी लोगों ने राजकुमार का पागलपन देख लिया था, जिससे वह इतना तो समझ गए थे कि वह अपने पागलपन के चलते किसी की भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए उन्होंने सत्य ही बताने का फैसला किया। उन्होंने डरते हुए कहा, हमने मीरा को जहर देकर काले जंगल के खतरनाक इलाके में डलवाने का आदेश दे दिया था। हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। इतना कहे वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अब अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था। क्यों उन्होंने उसकी जिद मानकर एक राक्षस से उसका विवाह करवाने का फैसला किया? उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार इतनी ज्यादा खतरनाक और निर्दयी इंसान है। वह बस अब अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। उसने एक नज़र राजा की तरफ देखा, जो राजगद्दी पर भूत बने बैठे बस एकटक महारानी को देखे जा रहे थे, जिन्हें देख महारानी ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें नीची कर ली। वही महाराज जो आज सूर्यगढ़ राज्य शेरशाह जुड़ने पर अत्यधिक पसंद थे। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि उनके पीछे उनके परिवार में क्या हो रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महारानी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। क्या जरूरत है उन्हें इतनी बड़ी योजना रचना की? उन्होंने कई बार महारानी को बताया था कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यवीर सिंह कितने ज्यादा निर्दय और खतरनाक है। वह बेशक लोगों के सामने एक सौम्य व्यक्ति दिखते हो, परंतु जो उन्हें अच्छी तरह जानता है वह बता सकता है कि वह कितने ज्यादा खतरनाक और पागल इंसान हैं। महाराज को बस अब अपने राज्य और परिवार की चिंता होने लगी थी। उन्हें पता था कि अब सूर्यगढ़ राज्य और उनके राज्य के बीच एक बड़ी जंग हो सकती है। ये हो सकता है राजकुमार सूर्य स्वयं ही उसके पूरे परिवार और राज्य को नष्ट कर दे, जिसे सोच सोच कर ही महाराज की हालत खराब हो रही थी। उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी, उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे, उनके पैरों ने भी उनके साथ छोड़ दिया था। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब इस परेशानी से कैसे लड़े और कैसे अपने परिवार और राज्य की रक्षा करें। वही महारानी से मीरा के बारे में जानने के बाद राजकुमार ने गुस्से में अपने सिपाहियों को बुलाकर उन दोनों को उनके खास कारावास में डालने के लिए कहा, जिसे सुन बहुत से काले कपड़े पहने व्यक्ति अचानक ही पूरे राजमहल में फैल गए, जिन्हें देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब बस सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भगाना चाहते। राजकुमार ने एक गुस्से बड़ी दहाड़ लगाते हुए अपने सभी सैनिकों से मीरा की तलाश करने के लिए कहा। उन्हें किसी भी कीमत पर मेरा अपने पास चाहिए। चैप्टर 22 कहाँ है मीरा?
सिपाही लेकर जाओ हमारी सासू माँ और हमारी कभी न होने वाली पत्नी को। जिसे सुन काले कपड़े पहने सिपाही महारानी और बेहोश बड़ी श्रद्धा को उठाकर ले गए। अब आगे। इस समय पूरे राजमहल में मौत के समान सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहां राजकुमार सूर्य के हंसने की आवाज आई, जिसे सुन वहां खड़े महाराज डर से कांपने लगे। इस समय राजमहल में महाराज तेज प्रताप सिंह और राजकुमार सूर्य और उसके सिपाहियों के अलावा कोई नहीं था। राजकुमार के सिपाही घुटनों के बल सूर्य के सामने बैठे हुए थे। वह सूर्य के आदेश का इंतजार कर रहे थे। तभी राजकुमार सूर्यदेव सिंह रुका और जोर से चिल्लाते हुए कहा, ढूंढो अपनी होने वाली महारानी को। हमें अपनी रानी किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसे सुन सब सिपाही मीरा की तलाश में निकल गई। वही दूर कहीं जंगलों में, भीमपुर राज्य की सीमा से दूर एक घने खतरनाक जंगल में एक काली परछाई तेज से हवाओं को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक तेज बहती नदी के आगे वह परछाई अचानक रुकी। उसने अपनी तेज नजरों से नदी के चारों तरफ देखा और अपनी काली हुडी को अपने सर से उतारा। ये परछाई और कोई नहीं मीरा थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए लुक्स से सवाल किया, लुकस हम कितनी दूर आ चुके हैं? क्या ये जगह हमारे लिए सुरक्षित होगी? जिसे सुन लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, हम भीमपुरी राज्य के साथ साथ 2 और राज्यों की सीमाओं को पार कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता वह लोग इतनी जल्दी हम तक पहुंच पाएंगे। आप कुछ समय यहाँ आराम कर सकती है। जिसे सुन मीरा ने एक चैन की सांस ली। वह पिछले 3-4 घंटों से लगातार बिना रुके बस दौड़ती ही जा रही थी। उसे डर था, अगर वह रुकी तो जरूर राजकुमार के सिपाही उसे पकड़ लेंगे और फिर राजकुमार से बचाना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। मीरा कुछ समय के लिए नदी के पास लगे बड़े से पेड़ के सहारे नीचे जमीन पर बैठकर आराम करने लगी। वह अपनी आंखें बंद कर आज की घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उससे पहले से ही पता था कि रानी ने हलवे में जहर मिलाया है, पर मीरा ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने जानबूझकर हलवे खाने का दिखावा किया और उनकी नजर हटते ही हलवे को फेंककर मरने का नाटक किया, ताकि महारानी और श्रद्धा को लगे कि उनका बनाया प्लान सफल हो गया। और जैसा उसने सोचा था, उसे मरता देख रानी ने उसे अपने सिपाहियों की मदद से सुरक्षित राजमहल से निकलकर काले जंगल में फिकवा दिया, जहां सिपाहियों ने मीरा को बिना देखे ही उसे छोड़कर वहां चले गए और जिसका फायदा उठाकर मीरा वहां से भाग निकली। तभी मीरा ने अपनी आंखें खोलते हुए लुक्स से कहा, तुम्हें क्या लगता है वह पागल रक्षा उन दोनों माँ बेटियों को जिंदा छोड़ेगा? जिसे सुन लुक्स ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लगता तो नहीं है मुझे, परंतु जिस प्रकार के राजकुमार सूर्या है, वह उन्हें इतनी आसान मौत भी नहीं देंगे, और शायद तब तक नहीं जब तक आप उन्हें न मिल जाए। ये सुन मीरा ने हंसते हुए कहा, फिर तो दोनों माँ बेटी जिंदगी भर नर्क से भी बदतर जिंदगी जिएंगे, क्योंकि मैं तो कभी किसी के हाथ नहीं आऊंगी। अब उन्हें भी तो पता चले कि किसी को दर्द देकर जब उस दर्द की सजा मिलती है तो कैसा लगता है। मीरा के दोषियों को सजा देकर आज माही के दिल में एक सुकून था। उसे ऐसा लगा कि मीरा की आत्मा को कहीं न कहीं शांति मिल गई होगी। उसके साथ जो अत्याचार हुए, उसे बचपन में ही अपनी माँ को खोना पड़ा, जिनकी कारण उसने अपनी जान दी। आज उन लोगों को ऐसे तड़पता देख मीरा की आत्मा को एक शांति मिल रही होगी। यही सब सोचकर माही मुस्कुराने लगी। वह आज मीरा के बोझ से आजाद हो गई थी। अब वह अपने लिए जी सकती थी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। तभी माही ने लुकस से पूछा, लुक्स हमें भ्रम के जंगल तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? जिसे सुनकर लुक्स ने कुछ समय सोचते हुए कहा, हो सकता है हमें 1 माह का समय लगे। जिसे सुन माही ने कुछ नहीं कहा। यही एक ऐसा स्थान था जहां माही इन सभी चीजों से सुरक्षित रह सकती थी। वह दूसरी और तीसरी अकेडमी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पहले से ही राजकुमार और मीरा के परिवार के सदस्य हो सकते थे, जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। माही अब कभी भी मीरा के अतीत में नहीं लौटना चाहती थी। उसने आज से ही अपने जीवन की नई शुरुआत करने की ठान ली थी। वह अब कभी भी यहाँ वापस नहीं आने वाली थी। उसने सोच लिया था कि वह अपने नई जिंदगी को एक नई पहचान के साथ अपने नए सफर पर निकलेगी। आज रात माही ने इसी जंगल में आराम किया। सुबह होने से पहले ही माही इस जंगल से निकल गई। उसे पता था, ये स्थान उसके लिए ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं है।
इसी तरह चलते हुए माही ने कई छोटे कस्बों और राज्यों को पार किया। उसे हर जगह एक नया अनुभव करने को मिला। ये दुनिया सच में बहुत ही विचित्र और हजारों राज्यों से भरी हुई थी। यहाँ हर एक कदम पर उसे कुछ नए दुश्मन मिले। इस दुनिया में ऐसे कई प्राणी और जीव थे जिन्हें माही ने अपने पिछले जन्म में कभी देखने के बारे में सोचा भी ना था। माही ज्यादातर जंगलों के बीच से ही अपना रास्ता तय करती, क्योंकि राजकुमार के सिपाही उसे जगह जगह तलाश कर रहे थे। जब वह एक राज्य में रुकी थी, तो वह खाना खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकी, जहां उसने एक काले कपड़े पहने सिपाही को उसके बारे में पूछताछ करते हुए सुन लिया था। उनके पास उसके कई चित्र थे जो शायद राजकुमार ने ही बनवाए, जिन्हें देख माही को इतना तो अंदाज हो गया कि जरूर राजकुमार को उसके जीवित होने पर शक है, क्योंकि वह उसकी शक्तियों से भली भांति परिचित था। इसलिए माही ने गलती से किसी भी इलाके में अपने चेहरे से नकाब को नहीं निकाला। उसने अपना नाम भी बदल लिया। वह अब अपने पुराने जीवन का नाम इस्तेमाल करने लगी। जब कई जगहों पर उसे लगता कि यहाँ खतरा है, तो वह अपना रूप किसी लड़के के रूप में बदल लेती। पर वह इस रूप को ज्यादा समय तक के लिए प्रयोग नहीं कर सकते थी, क्योंकि इसमें उसकी काफी ऊर्जा इस्तेमाल होती। पर इस सफर में माही ने ऐसी कई खतरों का सामना किया और कई ऐसे नई तकनीक को लुक्स की मदद से सीखी कि अब उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता दोनों ही काफी बेहतर हो गई। उसने अपने दूसरे तत्व को भी जागृत कर लिया था, और पहले तत्व की शक्ति और अधिक बलवान हो गई। इसलिए माही ज्यादातर जंगलों के बीच से ही अपना सफर तय करती, ताकि वह राजकुमार के लोगों से बच सके और उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी तरह हो सके। जंगलों में अनेक खतरनाक जानवर, कई खतरनाक जंगली पौधे और अन्य कई तरह के ऐसे जीव थे जो माही को स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करते थे। इन्हीं सब के कारण ही माही ने जहर और चिकित्सा उपचार के बारे में काफी कुछ जान लिया, जिसमें उसकी मदद लुक्स ने की। उसने उसे काफी सारी नई नई तकनीकी सीखने में मदद की। इसी तरह सफर करते हुए माही आज फिर एक छोटे से कस्बे के पास पहुंची। ये जगह भ्रम के जंगल के काफी पास थी। यहाँ से भ्रम के जंगल में जाने के लिए बस एक दिन का समय लगता है, जिसे जानकर माही बहुत खुश थी। आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद माही अपनी मंजिल पर पहुंची गई, जिसके खुशी माही के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसने ध्यान से इस कस्बे की जांच की। यहाँ बहुत ही कम संख्या में लोग रहते थे। इस जगह पर माही को कहीं भी औरतें या बच्चे नजर नहीं आए, जिसका कारण तो माही को पता नहीं था। पर वह इतना जान गई थी कि यह जगह जो बाहर से इतनी शांत लग रही है, जरूर अंदर से काफी खतरनाक है। पर माही को ज्यादा समय के लिए यहाँ नहीं रुकना था। उसे यहाँ से कुछ जड़ी बूटियों और हथियार खरीदने थे, ताकि माही जंगल में आने वाले खतरे का सही ढंग से सामना कर सके। अब तक माही ने जितनी भी जंगलों को पार किया था, अगर वह इतनी खतरनाक है, तो भ्रम के जंगल को तो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। इसलिए माही कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी। उसने आसपास अपनी नजरें फेरी, तभी उसे एक छोटी और पुरानी सी शॉप नजर आई, जिसे देख माही आगे की तरफ बढ़ गई। दुकान बाहर से जितनी पुरानी थी, अंदर से उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने दुकान के आसपास देखा, तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर गई, जो इस समय अपने टेबल पर सर रखकर सो रहा था। माही चलकर टेबल के पास गई। उसने एक बार टेबल खटखटाया, जिसकी आवाज सुन वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें खोलकर अलसाए आवाज में बोला, जो चाहिए वह ले लो, और पैसे यहाँ रख कर जाओ। जिसे सुन माही ने कुछ नहीं कहा। उसने दुकान में आसपास देखा, अपनी जरूरत की सारी वस्तु इकट्ठा कर उसने सारा सामान बूढ़े व्यक्ति के पास रखा। उसने एक लड़के की आवाज में कहा, कितना हुआ? जिसे सुन उस बूढ़े व्यक्ति ने माही की तरफ देखा, जो ब्लैक हुडी में पूरी तरह कर थी, जिससे ये पहचाना भी मुश्किल था कि वह लड़का है या लड़की। उसने माही से नजरें हटाकर सामने रखे सामान की तरफ ध्यान दिया। तभी उसने कहा, भ्रम के जंगल में जा रहे हो? जाओ, एक और जाओ, उसके बाद कभी वापस मत आओ। इतना कह उसने अपना सर हिलाया कर माही से 4 चांदी के सिक्के मांगे। माही ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे उसके पैसे देकर बाहर की तरफ जान लगी। वही उसे अनजान लड़के को बिना किसी बहस के पैसा देता देखकर उसे बूढ़े व्यक्ति ने उसे जाते देख कहा, कहीं भी जाना पर जंगल की दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। इतना कह वह आदमी फिर से सो गया।
वही उसकी बातों को सुन माही के चलते कदम अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति फिर सो गया था। माही ने कुछ समय उसे देखा और फिर बाहर की तरफ चली गई। वह जानती थी भ्रम का जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वह किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। उसे उस बूढ़े व्यक्ति की बातों में कुछ तो सच्चाई नजर आई थी, इसलिए माही ने दक्षिण दिशा में न जाने का ही फैसला किया। माही ने कुछ ही समय में उस कस्बे को पार कर जंगल में प्रवेश किया। वह जल्द से जल्द इस जंगल को पार कर रहस्यमय अकादमी तक पहुंचाना चाहती थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था, जिसे देख माही ने आज रात के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और वहां आराम करने के लिए बैठ गई। वह बैठकर अपने ध्यान मुद्रा में चली गई। ध्यान लगाने से माही की सारी थकावट दूर हो जाती, इसलिए माही हर समय जब भी उसे कहीं रुकने का मौका मिलता तो वह ध्यान लगा लेती। माही अभी ध्यान मुद्रा में थी, तभी माही के कानों में एक साथ कई आवाजें आई। ये किसी इंसान के पैरों की आवाज थी, जो एक साथ झुंड में माही की तरफ ही बढ़ रहे थे। जिसे सुन माही अचानक ही सावधान हो गई। वह जल्दी से पास की झाड़ियां में जाकर छुप गई। इस लंबे सफर में माही ने कई खतरों का सामना किया था, जिसमें उसे रात में जंगली से बचते बचाते कई ऐसी तकनीकी सीख ली कि अगर वह अब कहीं छुप जाती है तो किसी के लिए भी उसे ढूंढना नामुमकिन है। तभी कई आदमी एक साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां कुछ समय पहले माही थी। वह आसपास माही को ढूंढने लगे। तभी एक बड़े शरीर वाले आदमी ने अपने पास खड़े आदमी से कहा गया, वह लड़का तुमने तो कहा था वह यही मिलेगा और उसके पास बहुत सारा कीमती सामान है। जिसे सुन दूसरे आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा, सरदार मैं सच कह रहा हूं, मैंने उस लड़के को इसी दिशा में आते हुए देखा है। देखो यहाँ उसके कुछ पैरों के निशान भी है। वह जरूर यहीं कहीं आसपास होगा और मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके पास बहुत सारा धन है। उसने उसे बूढ़े दुकानदार को 4 चांदी के सिक्के दिए थे, वह भी बिना किसी मोलभाव के, तो पक्का उसके पास बहुत सारा धन होगा। जिसे सुन सरदार ने अपने सभी आदमियों को माही को ढूंढने के लिए कहा। वही माही जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, उसे इतना तो पता चल गया था कि ये लोग उसे यहाँ लूट कर मारने के इरादे से आए हैं, क्योंकि जिस तरह के यह व्यक्ति थे वह उसे लूटने के बाद जिंदा तो नहीं छोड़ते। इसलिए माही ने इन सभी को मारने की योजना बना ली। वह आदमी सभी अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे, जिससे इन्हें मारना माही के लिए बहुत आसान हो गया था। अभी उसके सामने 2 आदमी खड़े थे जो आपस में बातें करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वही बाकी सब उनसे काफी दूर थे। जिस मौके का फायदा उठाते हुए माही ने अपनी नुकीली सुइयां निकाली। जंगल में रहते हुए माही ने कई खतरनाक जहरों के बारे में जान लिया था, जिसका इस्तेमाल अब माही अपनी रक्षा में करती थी। उसने बिना किसी आवाज किए वह सुइयां उन दोनों की दिशा में फेंकी। पलक झपकते ही वह दोनों आदमी जहर के कारण जमीन पर गिरकर मर गए। जिसे देख माही मुस्कुरा दी। सच में ये जहर बड़े काम के थे, एक ही पल में किसी का भी खात्मा कर सकते थे। माही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर एक पेड़ के ऊपर पहुंच गई, जहां से वह अपने आसपास का पूरा नज़ारा देख सकती थी। ये 3 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 2-2 लोग शामिल थे। माही ने 2 लोगों को पहले ही मार दिया था। बाकी बचे 4 लोग 2 और व्यक्तियों को माही ने इसी तरह मार दिया। अब बस उसे टोली का सरदार और उसका वह आदमी बचा था, पर माही को ये लोग बाकियों की तरह साधारण नहीं लगे। वह छोटा आदमी भले ही साधारण हो, पर यह सरदार काफी ताकतवर लग रहा था। जिसे देख माही को इतना तो पता चल गया था कि उसे इन लोगों के सामने आना ही होगा। उसने जल्दी से अपने नुकीले चाकू को निकाला और टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के पीछे आ गए। उसने बिना उन्हें एक मौका भी मौका दिए तुरंत दोनों का गला एक साथ काट दिया। जिसे महसूस कर सरदार गुस्से में पीछे की तरफ पलटा और माही के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, पर उससे पहले ही माही ने एक धारदार चाकू उसके सीने के आर पार कर दिया। चैप्टर 23 नए सफर में अनजान से मुलाकात। अब आगे। पर वह सरदार भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जब उसे लगा कि अब वह नहीं बच सकता, तो उसने तुरंत अपने पास से एक जादुई मशाल निकालकर ऊपर की तरफ फायर कर दी, जिससे पूरे आसमान में एक तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि पूरा जंगल जो कुछ समय सुनसान था, अचानक ही उसमें चारों तरफ से भयानक जानवरों की आवाजें आने लगी।
वह सभी जानवर माही की दिशा की तरफ ही पड़ रहे थे, जिसे महसूस कर माही ने तुरंत उसे सरदार को दूर धक्का दिया और जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट हो गई। उस सरदार ने जो मशाल छोड़ी वह कोई मामूली आतिशबाजी नहीं थी। उसमें एक खास तरीके की जड़ी बूटी थी, जिसने जंगल में फैलते ही सभी जानवरों को आपा खोने पर मजबूर कर दिया। जिसे समझ माही तुरंत उस जगह से टेलीपोर्ट हुई। वह इसी तरह कई जगहों पर टेलीपोर्ट होती रही, पर हर जगह उसने किसी ना किसी खतरनाक जानवर से सामना किया। वह तब तक टेलीपोर्ट होती रही जब तक उसे कोई सुरक्षित स्थान ना दिख गया हो। माही एक बार फिर टेलीपोर्ट हुई, पर इस बार वह किसी खूंखार जानवर के सामने नहीं, बल्कि एक अजीब सी गुफा में पहुंच गई। इतने भरे जंगल में ऐसी शांत गुफा का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये गुफा दिखने में काफी शांत लग रही थी। आसपास कई तरह के पेड़ पौधे और कुछ फलों के जंगली पौधे भी लगे हुए थे, जिन्हें देखते हुए माही गुफा के अंदर बढ़ने लगी। जो गुफा बाहर से बहुत छोटी नजर आ रही थी, वह अंदर से उतनी ही बड़ी और विशाल थी। अब माही को चलते चलते ऐसा लग जैसे इस गुफा का कोई अंत ही ना हो। माही एक बार फिर आगे बढ़ी, तभी उसकी नज़र गुफा के अंत पर गई, जिसे देख माही ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। बाहर जितना शोर शराबा हो रहा था, अंदर उतनी ही शांति थी। यहाँ बाहर की एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये जगह ऐसी थी जैसे यह इस जंगल का हिस्सा ही ना हो। माही ने आसपास उस जगह की तलाश लेने लगी। तभी उसे एक बड़े से पानी के झरने के बीचों बीच कुछ नजर आया, जिसे देख माही तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपना चाकू निकाला और उसे दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। माही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसका डर धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि सामने ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर था। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत संगमरमर की कोई मूर्ति लग रही थी। सच में इस दुनिया में खूबसूरत चीजों की कोई कमी नहीं है, माही ने मन ही मन सोचा। और शायद माही ने अब तक जितनी भी खूबसूरत चीजें इस दुनिया में देखी थी, यह उनमें सबसे ऊपर थी। वह धीरे धीरे उस मूर्ति के और पास पहुंची। ये संगमरमर की मूर्ति इस गुफा में किसी हीरे की तरह चमक रही थी। माही ने और ध्यान से उसे देखा तो उसे पता चला शायद ये किसी पुरुष की मूर्ति है, जिसे देख माही कुछ समय के लिए उसमें मंत्रमुग्ध हो गई। क्या कोई इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता है? इसे देखकर एक पल के लिए तो माही को लगा कि यह कोई जीवित व्यक्ति है, पर तभी उसने अपना सर झटकते हुए खुद से ही कहा, नहीं, कोई इतना सुंदर थोड़ी ना हो सकता। हाँ, उसने राजकुमार सूर्य को देखा था, जो दिखने में काफी सुंदर थे, पर अगर यह मूर्ति सच में कोई जीवित व्यक्ति होता, तो इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। शायद इसके जैसी सुंदरता इस दुनिया में किसी के पास नहीं होती। माही को इस संगमरमर की मूर्ति में कोई कमी नजर ही नहीं रही थी। ये हर तरीके से परफेक्ट थी। माही उसे देखने में इतनी खो गई कि उसने कब आगे बढ़कर मूर्ति के होठों को चूम लिया, उसे पता ही नहीं चला। पर तभी अचानक माही पीछे की तरफ हट गई। यह उसने क्या किया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह अपने आप को रोक ना सकी। इस समय माही के चेहरे से हड्डी हट चुकी थी, जिससे उसका हैरान परेशान चेहरा देखा जा सकता था। माही ने अपना सर झटकते हुए कहा, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? यह कोई जीवित व्यक्ति थोड़ी है। ये तो एक मूर्ति है, और मूर्तियों में थोड़ी ना जान होती है कि उसे पता चले उसके साथ क्या हुआ है। माही ने आगे बढ़ मूर्ति के कंधों को थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस लड़की को आज तक कोई सेड्यूस नहीं कर सका, तुम इस काम में सफल हुए। तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर। ये सब कहते हुए माही का चेहरा बहुत सीरियस दिख रहा था, पर साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहा था। माही इस समय उसे मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपनी गलती को सही साबित करने के लिए सामने वाले को सफाई देता है कि उसने जो किया वह सब सही था। अचानक ही माही के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। माही आगे बढ़ाकर मूर्ति के पास गई और उससे कहा, अब अगर तुमने मुझे सेड्यूस कर ही लिया तो ठीक है, अब मुझे दोष मत देना। इतना कह माही उसे टच करने लगी। पता नहीं क्यों, पर माही को इस मूर्ति को छूकर देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वह किसी शरारती बच्चे की तरह कभी उसके कानों को छूकर देखती, तो कभी उसकी नाक को, तो कभी उसकी बंद आंखों को। माही ने उसे मूर्ति के लगभग सभी हिस्सों को छू लिया था। तभी अचानक उसकी नज़र एक जगह रुक गई।
पर तुरंत उसने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए खुद को डांटते हुए कहा, बेशर्म थर की लड़की, तू क्या सोच रही है? एक बेजान मूर्ति का फायदा उठा रही है। सोच, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? तू इतनी बड़ी बेशर्म कैसे हो सकती हूँ? यही सब सोचते हुए माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हुए कहा, देखो सुंदर मूर्ति, तुम्हें इस तरह छूकर देखने में मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बस तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं एक बार तुम्हें छूकर ये देखना चाहते थी कि क्या तुम सच में कोई मूर्ति हो, अगर तुम एक जीवित वस्तु नहीं हो। अगर तुम कोई जीवित व्यक्ति होते तो तुम्हें ऐसे छूने के लिए पक्का तुमसे विवाह कर लेती, जिससे तुम्हारी पवित्रता पर कोई दाग ना लगे। पर तुम एक मूर्ति हो, इसलिए मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। और वैसे भी तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी पहली किस्त तुम्हें दी। माही पता नहीं ऐसी कितनी ही बातें उस मूर्ति के सामने अपनी आंखें बंद किए हुए बस बोल ही जा रही थी। ये पहली बार था जब माही किसी से अपने किए की माफी मांग रही थी, और वह भी एक मूर्ति से। अब तो माही को अपने ऊपर शक हो रहा था कि कहीं वह इस गुफा में आकर पागल तो नहीं हो गई है। वह आज बहुत बहकी बहकी बातें और हरकतें किए जा रही थी। तभी अचानक लुक्स की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आई। बोस, इस जगह से जल्दी निकालिए, शायद यहाँ कोई आ रहा है। जिसे सुन माही, जो अभी तक शर्मा रही थी, उसकी अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें जो कुछ समय पहले नॉर्मल था वह अब सर्द हो गई। उसने तुरंत अपने चेहरे को हड्डी से ढका और वहां से टेलीपोर्ट हो गई। माही के जाने के कुछ समय बाद ही कुछ लोग अचानक इस गुफा में प्रकट हुए। वह लोग सीधा चलकर सामने ध्यान मुद्रा में बैठी मूर्ति के पास गए और अपना सर झुकाते हुए कहा, बड़े संत, आदेश दे। जिसे सुन जिस मूर्ति को माही कुछ समय पहले कोई निर्जीव वस्तु समझकर छू रही थी, अचानक ही वह जीवित हो उठी। जो शरीर अभी तक एक मूर्ति बना हुआ था, अचानक ही उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे। उसके शरीर पर एक सफेद रंग का बागा आ गया जो उसकी पूरी शरीर की रचना को अच्छी तरह दर्शा रहा था। उसकी पलकें फड़फड़ाए और उसने आंखें खोल अपनी एनवर आंखों से सामने खड़े लोगों की तरफ देखा जो सर झुकाए उसके सामने खड़े थे। कुछ समय पहले यहाँ एक काले लिबास में कोई आया था, ढूंढो उसे। उसकी आवाज किसी बेहतर समंदर के पानी की तरह साफ और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। वही अपने संत की बातें सुन सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने थोड़ी हिम्मत कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता बड़े संत, इस गुफा को हमने बहुत से मंत्रों से सुरक्षित किया है। यहाँ पर किसी का आना नामुमकिन है। अगर इस गुफा के 10 किलोमीटर दूर भी कोई जीवित व्यक्ति होता तो हमें इसका आभास तुरंत हो जाता। तभी बड़े संत की आवाज एक बार फिर आई, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपना तप छोड़कर तुम्हें यहाँ अपने साथ मनोरंजन करने के लिए बुलाया है? जिसे सुन वह दास डर गए, क्योंकि कुछ समय पहले जो आवाज इतनी शांत और मधुरी थी, अचानक ही उस आवाज से वहां खड़े सभी लोगों को अपने ऊपर एक दबाव महसूस हुआ, जिससे उन्हें सांस में मुश्किल होने लगा। सभी के चेहरों पर अचानक डर की लकीरें उभर आई। सभी ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर संत से माफी मांगते हुए कहा, अपने इस दास को क्षमा कर दीजिए संत, हमने भूल हुई है, हमें क्षमा करें। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद जब उन लोगों को लगा कि उनके संत क्रोधित नहीं है, तो सभी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से गायब होकर उसे अनजान शख्स की तलाश करने लगे। चैप्टर 24, कौन थी वो? अब आगे सभी लोग उस अनजान नकाबपोश की तलाश में निकल चुके थे। वही बड़े संत अभी भी अपने सिंहासन पर बैठे कुछ सोच रहे थे। कुछ समय पहले हुई घटनाएं बार बार उनके सामने आ रही थी। कुछ समय पहले बड़े संत यहाँ पिछले 1 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। ये गुफा खास मंत्रों से बनाई गई थी जिसे या तो बड़े संत खोल सकते थे या उनके अनुयायी। हम इनको अभी संत का कर ही बुलाएंगे, क्योंकि इनका रियल नाम तो हमारी अपने मुंह से लगी। हम ये पाप नहीं करेंगे। ग्रिन। जब माही ने इस गुफा में प्रवेश किया, तभी संत को ये पता चल गया था कि जरूर किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने उनकी गुफा में प्रवेश किया है, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया जादुई घेरा टूट चुका था। इसलिए वह उस व्यक्ति को मारने लिए तैयार थे जिसने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया है। जब माही उनके पास आई तो उनका ये ख्याल अपने आप ही बदल गया।
उन्होंने ध्यान दिया ये ना तो उनका कोई शत्रु लग रहा और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। वह अपने इंद्रियों की शक्ति का प्रयोग कर अपनी बंद आंखों से भी माही को साफ देख सकते थे, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी माही ने अपने नकाब हटाया। यह एक 16-17 साल की एक कन्या थी, पर उसके शरीर से निकलता ऑरा और उसकी आंखों की चमक उसकी आयु से कई गुना ज्यादा अनुभवी लग रही थी। वह अब बस माही को देखते रहे कि आखिर वह क्या करना चाहती है, जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसकी हरकतें उसे एक अनुभवी व्यक्ति की तरह वर्ष रही थी, जो अपने आसपास के हर एक खतरे को जान सकती है। पता नहीं क्यों, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह अपने फैसले पर नहीं रुक सके। उन्होंने जिस घुसपैठियों को मारने का विचार बना लिया था, परंतु माही को देख उनका मन आज उनसे बगावत कर बैठा। उसे वह किसी सफेद छोटी बिल्ली की तरह लग रही थी, जो बहुत सावधानी से अपने आप की रक्षा करते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी माही उनके पास पास आकर उन्हें देखने लगी। माही का चेहरा इस समय उनके चेहरे के कुछ ही दूरी पर था, जिससे माही के सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे, जिससे आज पहली बार उनका दिल बेचैन हो उठा। वह बस उसकी काली आंखों में खो गई। उन्होंने कभी किसी की इतनी सुंदर और चमकदार काली आंखें नहीं देखी थी, जिसमें मासूमियत के साथ साथ एक खतरनाक आभा भी थी। उनका ध्यान माही की काली आंखों से होते हुए उसकी छोटी सी और गुलाबी होठों पर गया। उसका रंग किसी सफेद बर्फ के टुकड़े के समान सफेद और कोमल था। उसने अपने काले सिल्की बालों को बांध हुआ था, जिसकी दो लेट उसके सुंदर गालों को बार बार चूम रही। तभी माही ने आगे बढ़ाकर उन्हें चूम लिया, जिससे वह स्तब्ध होकर बस माही एकटक देखते रहे। पूरे जीवन में पहली बार किसी स्त्री ने उन्हें छुआ था, जो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पर उन्हें माही का छूना ना तो बुरा लगा और ना ही अनुचित। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी उनके होठों को छूकर चली गई है। क्या किसी स्त्री का छूना ऐसा ही होता है? अगर आज माही के अलावा यहाँ कोई और होता तो शायद अब तक जीवित नहीं होता। परंतु पता नहीं क्या खास था इस अनजान लड़की के, वह उसका बुरा सोच ही नहीं पा रहे थे। ये कुछ ऐसी भावनाएं थी जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस नहीं की। उनके मन में अचानक इन ख्यालों ने एक घेरा बना लिया, और वह बस एकटक माही की हरकतों को देखते रहे थे, जो उनसे अब अपने किए की सफाई दे रही थी, जिसे देख अनजाने में ही सही उनके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई। वैसे तो उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए उनकी मर्जी के बिना कोई भी इमोशन उनके चेहरे या मन पर हावी नहीं हो सकता था। ना ही वह कोई इमोशन फील करते थे। पर आज पहली बार था कि उनके मन में एक अजीब सी इमोशन उमड़े, जिसको समझ पाना उनके लिए भी नामुमकिन हो रहा था। वह बस माही को देखते रहे, जिसने एक बार फिर उन्हें छुआ। माही के एक बार फिर छूने से उन्हें अपने शरीर में एक कट दौड़ता सा महसूस हुआ। ये भावनाएं उनके लिए बहुत ही विचित्र थी, जो उन्होंने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं की थी। आज पहली बार उनके मन में हजारों सवाल उमड़े थे कि वह क्यों इस इंसान को जान से नहीं मार देते हैं, जिसने उन्हें छूने की हिम्मत की है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी इंसानी मोह माया से अपना दिल नहीं लगाया। परंतु माही को देख आज पहली बार उनकी सभी भावनाएं जागी। माही की वह मीठी सी आवाज, उसकी वह प्यारी सी चंचलता, उसकी वह निडर आंखें बार बार उन्हें उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी, जिसका पता उन्हें खुद नहीं चला। वह बस माही की बातों को सुनते रहे। उन्हें माही को इस तरह सुना बहुत ही अच्छा और दिल को सुकून देने वाला लग रहा था। वह चाहते तो अपने असली रूप में आकर माही को दंड दे सकते थे, परंतु ये पहली बार था जब उन्होंने अपने मस्तिष्क की ना सुनकर अपने दिल की सुनी और इस छोटी सी बिल्ली की हरकतों को देखने लगे, जिसके पंजे भी उन्हें सुख का अनुभव करवा रहे थे। तभी उन्होंने माही के बदलते भावों को देखा, और अचानक ही वह गायब हो गई, जिसे देख उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कीमती चीज उनसे दूर चली गई। जो भावनाएं वह कुछ समय पहले महसूस कर रहे थे, अचानक ही वह कहीं गायब हो गई। उनका मन एक बार फिर शून्य हो गया। अब उनके अंदर कोई भावना, कोई जिज्ञासा नहीं रही, जिसका अर्थ उन्हें समझ नहीं आया। वह बस अपनी खाली आंखों से उस स्थान को देखते रहे, जहां कुछ समय पहले माही थी। तभी संत अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने पास में रखा एक चाय के प्याले को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी शांत आवाज में कहा, छोटी बिल्ली कौन हो तुम? ये सब कहते हुए अभी भी अपने विचारों में गुम थे। तभी एक काले वस्त्र पहनी छाया उनके सामने प्रकट हुई।
और अपने घुटनों के बल बैठकर उसने कहा, स्वामी वह रहस्यमयी अकादमी की तरफ जा रही है। जिसे सुन संत कुछ समय किसी सोच में रहे, और फिर अचानक उन्होंने अपने सामने खड़े व्यक्ति से कहा, गुरुकुल वापस चलने की तैयारी करो, बहुत समय हो गया है। हमें लगता है हमें गुरुकुल प्रधान से मिलने जाना चाहिए। जिसे सुन उसके सामने काले कपड़ों में खड़ा उनका खास सेवक अपने मन ही मन सोचने लगा, स्वामी ने आज जिंदगी में पहली बार झूठ कहा है। क्या उन्हें लगता है मुझे नहीं पता वह किस लिए जा रहे हैं? अब तो मुझे भी उस रहस्यमयी स्त्री से मिलना ही होगा, जिसने मेरे स्वामी को एक ही दिन में संन्यास छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही सब सोचते हुए वह नकाब अपने मन में मुस्कुराए जा रहा था। तभी संत ने कहा, काल के हमें लगता है आप कुछ समय से कुछ ज्यादा ही व्यर्थ घूम रहे हैं। इसलिए हम आपको एक काम देते हैं, जाए और बादलों के शहर से हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाइए। वही काले के, जिसने अपने मन में न जाने कितने ख्याली पुलाव बना लिए थे। अपने स्वामी की बात सुनकर वह डर गया। वह कैसे भूल सकता था कि उसके स्वामी से कुछ नहीं छिप सकता। जिसे सोच उसने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर अपने स्वामी से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, उससे अब उस भयानक शहर में जाना ही होगा। जिसे सोचकर कालके की हालत खराब हो गई थी। उसमें कुछ नहीं कह और अपने स्थान से गायब हो गया। उसके जाने के तुरंत बाद एक और काली परछाई वहां प्रकट हुई। संत ने अपनी चाय की तरफ देखते हुए, हम 2 सप्ताह बाद हम यहाँ से गुरुकुल के लिए निकलेंगे। जिसे सुन उसे परछाई ने झुककर संत को प्रणाम किया और वहां से गायब हो गई। बड़े संत अपनी चाय को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराती, उनकी मुस्कान भी किसी खिले हुए फूल की भांति सुंदर और मनमोहक लग रही थी। जिसे अगर कोई एक बार देख ले तो उसका दीवाना होने से खुद को रोक ना सके। वहीं दूसरी तरफ माही एक पहाड़ी पर टेलपोर्ट हुई। अब जंगल एक बार फिर शांत हो चुका था। जिसे देख माही अब अपना आगे का सफर तय कर सकते थी। पर तभी उसने लुक्स से सवाल किया, तुमने मुझे उसे गुफा से अचानक निकालने के लिए क्यों कहा? जिसे सुन लुक्स ने जवाब देते हुए, मुझे वहां बहुत सी ताकतवर शक्तियां आपकी तरफ आती हुई महसूस हुई। हो सकता था वह हमारे लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए समय रहते वहां से निकलना ही हमारे लिए उचित था। जिसे सुन माही ने बस अपना सर हिला दिया। शायद हो सकता था कि सरदार के कुछ और आदमी हो, जो शायद उसके पीछे अपने सरदार की मौत का बदला लेने के लिए आ रहे हो। क्योंकि उन लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि किसी ने उनके सरदार की जान ली है। इसलिए माही को अब और सावधान रहने की जरूरत है। अब उसे जल्द से जल्द रहस्यमयी एकेडमी तक पहुंचना था। इसलिए उसने लुक्स से एक बार फिर सवाल किया, लुक्स हमें रहस्यमयी एकेडमी तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? जिस सुन लुक्स ने कुछ सोचते हुए कहा, बोस मुझे लगता है हम एकेडमी के बहुत पास है, परंतु यहाँ ऐसे कई अदृश्य मंत्रों के जाल लगे हुए हैं जिसने उसे अकादमी की सही लोकेशन को छुपा रखा है। तभी माही ने लुकस से सवाल किया, हमें वह किस तरह देख सकती है? जिसे सुन लुक्स ने कहा, हुए जहां तक मैंने उसे जगह के बारे में जांच पड़ताल की है, जिस दिशा में सूरज की आखिरी किरण जाएगी उसी दिशा में हमें वह अकादमी मिलेगी। तभी लुकास ने माही से सवाल किया, पर बॉस क्या आप इसी रूप में वहां जा सकती है? जिसे सुन माही ने असमझ में पूछा, मैं वहां अपने इस रूप में क्यों नहीं जा सकती? कुछ देर शांत रहने के बाद लुकास ने कहा, आप भूल रही हैं इस एकेडमी में राजपरिवार के लोग भी शामिल हैं। और राजकुमार सूर्य ने आपका चित्र 5 द्वीपों में फैला दिया है। कहा जाता है उन्होंने रहस्यमयी एकेडमी से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। अगर राजकुमार सूर्य को आपके यहाँ होने की खबर हो गई तो यह आपके लिए खतरा बन सकता है। अभी आपकी शक्ति भी इतनी मजबूत नहीं है कि आप उनका सामना कर सके, पर अब माही को परेशानी होने लगी थी। वह इस स्थान पर इसलिए ही आई थी कि वह राजकुमार सूर्य नाम की मुसीबत से बचकर अपना जीवन शांति से जी सकें। परम माही को यह भी नामुमकिन सा लग रहा था। सच में उसके जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी माही ने कहा, मैं किसी लड़के का रूप नहीं बदल सकती। उसके लिए मुझे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो मेरे पास इस समय नहीं है। उस रूप को कायम रखने के लिए मुझे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जब मैं बंजारों के कबीले में अपना ये रूप धारण किया था तो कुछ समय के लिए अभी मुझे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, इतने लंबे समय तक मैं ये रूप कैसे क्या रख पाएंगे। जिसे सुन लुक्स ने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है जिससे आप अपना रूप ही बदल सकती है और आपकी ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं होगी। जिसे सुन माही की आंखें चमक उठी, ये तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। फिर वह बिना किसी परेशानी की अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था उसका ये रूप उसके लिए बहुत परेशानियां ला सकता है। वह अब एक और फिर राजकुमार सूर्या जैसा पागल आशिक का सामना नहीं करना चाहती थी। अगर राजकुमार सूर्य से दूर राज्यों तक ढूंढ सकते थे तो उनके लिए उसका यहाँ पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। माही उनकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थी। तभी माही ने लुकस से पूछा, वह कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। जिसे सुन लुक्स थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, इसके लिए आपको भ्रम जंगल की दक्षिण दिशा में जाना होगा। वहां हमें एक खास तरीके की जड़ी बूटी मिलेगी जो रूप बदलने में सहायक होती है। पर आपके पास इस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए आज सूर्य ढलने से पहले तक का ही समय है। आज शाम से पहले आपको वापस लौटकर यही आना है ताकि आप अकादमी के अंदर जा सके, क्योंकि उसके बाद ये दरवाजा पूरे 1 माह बाद ही खुलेगा। बस अब माही को यही सुना बाकी रह गया। अब उसे लुक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये गधा उसे सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बताता है, सारी बातों को ऐसे सस्पेंस में रखता है जैसे यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा हूँ। माही को आप लुक्स पर शक हो रहा था कि क्या वह सच में इस दुनिया में उसकी मदद करने आया है। अगर आज लुक्स माही के सामने होता तो पक्का माही उसे सुमोते मर चुके होती। पर अब क्या कर सकते हैं। माही ने एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। माही अब अपना समय लुक्स पर व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढकर अकादमी में भी जाना था, क्योंकि यह माही के लिए एक आखिरी मौका था। तभी माही ने लुक्स से कहा, मुझे उसे जगह का रास्ता बताओ, बताओ जहां हमें इस चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है। जिसे सुन लुक्स माही को जड़ी बूटी की लोकेशन पर ले जाने लगा। कुछ समय के सफर के माही एक बड़ी सी गुफा के सामने खड़ी थी। अच्छा, बस बूढ़े दुकानदार ने माही को इस दिशा में जाने के लिए मना किया था। तुम्हारी को लगा था केसर और यहाँ बहुत से खतरनाक और जानलेवा जानवर होंगे, पर माही ने जब से दक्षिण दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे उसे कुछ ऐसा खतरनाक और जानलेवा देखने को नहीं मिला। उल्टा दक्षिण दिशा तो बाकी पूरे जंगल से शांत और सुरक्षित नजर आ रही थी। यहाँ आसपास कोई भी खतरनाक जीव नहीं थे, ना ही कोई जंगली पौधा माही को नजर नहीं आया जो उसके लिए खतरा बन सकते थे। अब तो माही को उस बुजुर्ग व्यक्ति पर ही शक हो रहा था कि क्या उसने माही को झूठ बोला था। तभी माही ने लुक्स से सामने दिख रही बड़ी सी गुफा को देखते हुए कहा, क्या इसी गुफा के अंदर हमें वह जड़ी बूटी मिलेगी। लॉक्स ने ही में अपना जवाब दिया। जिसे सुन माही गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद माही को सूरज की रोशनी में कुछ लाल जड़ी बूटियां चमकती नजर आई। तो क्या माही सच में जड़ी बूटी को ले पाएगी या फंस जाएगी किसी नई मुसीबत में। और क्या संत ढूंढ। चैप्टर 25, एक नई मुसीबत। अब आगे लुकस की बताए दिशा के अनुसार माही बहुत बड़ी गुफा के सामने आकर रुकी। लुक्स, क्या ये वही जगह है जहां से हमें वह जड़ी बूटी मिलेगी। जिसे सुन लुक्स ने हाँ में जवाब दिया। लुकस की बात मानकर माही उस बड़ी सी गुफा के अंदर चली गई। बाहर का मौसम जितना गर्म था अंदर उतनी ही ठंड थी। गुफा के अंदर बढ़ाते हुए ये ठंड बढ़ती जा रही थी जो माही को काफी अजीब लगी। तभी माही की नजर कुछ पौधों पर गई। ये लाल रंग के 5 पत्तियों वाले छोटे पौधे थे जो इस समय ऊपर से आती हल्की सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। पूरी गुफा में बस वही एक जगह थी जहां रोशनी पहुंच रही थी। उन फूलों को देख माही की आंखें चमक उठी। इन्हीं की तलाश में तो माही यहां आई थी। माही ने धीरे धीरे अपने कदम उस जड़ी बूटी की तरफ बढ़ाए। माही काफी सावधान थी कि अगर इस गुफा में कोई खतरनाक जानवर हुआ तो उसे इस चीज की उसे पहली भनक हो जाए। जब माही को लगा कि यह गुफा उसके लिए सुरक्षित है, तभी उसने एक गहरी सांस ली और जड़ी बूटी की तरफ बढ़ गई। ये जड़ी बूटियों बहुत ही खास और सुंदर नजर आ रही थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पौधे खून में नहाए हुए हो। माही ने कुछ समय उन पौधों की जांच की कि कहीं उनके आसपास कोई जहरीली जड़ी बूटी तो नहीं।
अपनी जांच पूरी करने के बाद ही माही ने एक जड़ी बूटी को तोड़ा और अपने पास एक थैली में रख लिया। उसने इसी तरह आसपास की कई और जड़ी बूटियों तोड़ी। वह जितना हो सके इस जड़ी बूटी को अपने पास इकट्ठा करना चाहती थी, ताकि बाद में उसे कोई समस्या ना आ सके। पर माही इस बात से अनजान थी। किसी गोल्डन आई उसे कब से देखे जा रही है। माही ने सभी जड़ी बूटियां को इकट्ठा कर अपनी पोटली में भर लिया और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। तभी माही को अपने पीछे किसी की गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। ये सांसें माही को किसी बर्फ के चलते ठंडे तूफान की तरह महसूस हो रही थी, जो उसके पीछे काफी तेज गति में चल रही थी। इन सांसों को महसूस कर माही सतर्क हो गई। उसे इतना तो पता चल गया कि जो भी चीज इस समय उसके पीछे है, वह बहुत विशाल है, जिसकी सांसों का वेग ही इतना तेज था है। उसके आकार का अनुमान लगाना भी माही के लिए कठिन था। वह चुपचाप अपने स्थान पर खड़ी रही। वह न तो भागने में जल्दबाजी कर सकती थी और न ही अपने चेहरे पर डर की भावना ला सकती है, क्योंकि उसे पता था ये चीजें उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। उसने अपनी आंखों के कोने से गुफा के दरवाजे की तरफ देखा। माही इस समय गुफा के काफी अंदर थी, जिस वजह से दरवाजा माही के लिए बहुत दूर था। उसे बस अब एक ही तरीका नजर आ रहा था। उसे किसी भी तरह यहां से टेलीपोर्ट होना होगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर टेलीपोर्ट होने की कोशिश की, पर यह पहली बार था जब माही अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। उसने एक दो बार फिर टेलीपोर्ट होने की कोशिश, पर वही परिणाम निकला। उसे समझ आ गया कि वह इस गुफा में अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, जिसे सोच अब माही को थोड़ी घबराहट होने लगी। आज पहली बार माही इतनी लापरवाही हुई थी। वह इस जंगल को कैसे हल्के में ले सकती थी। माही ने अपने दिमाग को शांत किया और यहां से निकाल रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसे अपने कानों के पास एक भरी और डरावनी आवाज सुनाई दी। यहाँ प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है मूर्ख इंसान। यह आवाज डरावनी के साथ काफी आलसी भी सुनाई दी। तुम यहाँ अपनी किसी भी शक्ति प्रयोग नहीं कर सकती हो, तो इसलिए अच्छा है कि प्रयास करना बंद कर दो। जिसे सुनकर माही पीछे की तरफ पलटी। उसकी काली आंखें किसी सुनहरी आंखों से मिली, जो इस समय माही वे काफी नजदीक थी। माही को वह जीव तो नजर नहीं आया, परंतु उसकी आंखें इस समय अंधेरे में चमक रही थी। तभी अचानक गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद होने लगा, जिसे देख माही तुरंत उसे खोलने के लिए आगे बढ़ी। अगर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, उसके पास यही एक रास्ता था जिससे वह इस गुफा से बाहर निकल पाएगी। तभी वह आवाज एक बार आई, चिंता मत करो इंसान, ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हो रहा है। यह मेरा घर है और यहाँ हर चीज मेरे अनुसार चलती है। जिसे सुन माही रुक गई। गुफा के बंद होते ही अचानक अंधेरे से भारी गुफा में एक तेज प्रकाश हुआ। माही ने देखा गुफा के ऊपर कुछ सफेद बर्फ के स्टोन लगे हुए थे, जो अचानक चमकने लगे थे। आसपास जमी बर्फ की परतें अचानक ही सुनहरी किरणों में चमकर उस पूरी गुफा को रोशनी देने लगी। यह नज़ारा सच में बहुत अद्भुत था, जिसे देख माही बहुत ध्यान से देखते रही। अब ये गुफा किसी भी प्रकार से खंडहर या अंधेरे से भारी नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया में परिवर्तित हो गई। तभी माही की नज़र अपने सामने गई। माही अपने सामने बैठे जीव को देखकर बहुत हैरान हो गई। थोड़ी देर के लिए तो माही उसका आकार देखकर डर ही गई थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और ध्यान से अपने सामने बैठे एक विशाल सफेद ड्रैगन को देखा, जिसका आकार इस पूरी गुफा के आकार के समान था। उसका पूरा शरीर सफेद रोशनी में चमक रहा था, जो इस समय बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। माही और ध्यान से इस जीव को देखने लगी। माही जब से इस दुनिया में आई थी, उसका सामना कभी किसी ड्रैगन से नहीं हुआ था। यह शायद पहला ड्रैगन था जिसका सामना माही ने किया, पर यह उसके सोचे गए ड्रैगनों से कुछ अलग था। इसके सर के पास एक बड़ा सा सींग लगा हुआ था, जो इस समय तीन रोशनी में चमक रहा था, जिससे यह और भी विशाल और खतरनाक लग रहा था। पर इस ड्रैगन में कुछ तो गड़बड़ थी। तभी माही का ध्यान ड्रैगन की स्क्रीन पर गया। उसके शरीर पर बहुत ही गहरी घाव थे, जो शायद कुछ समय पहले ही उसे दिए गए थे, जिससे इस समय एक सफेद लिक्विड निकालकर चारों तरफ फैल रहा था। क्या ये विशाल ड्रैगन घायल है? माही के मन में अचानक ही सवाल आया। तभी उस ड्रैगन की आवाज एक बार फिर आई, ज्यादा हैरान मत हो इंसान। मुझे घायल तुम जैसे इंसानों ने ही किया है।
जो अपने लालच के चलते किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचते। अब जाकर माही को समझ में आया कि जो आवाज उसे बहुत समय से आ रही थी वह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक द ड्रैगन की है। जिसे जानकर माही काफी हैरान थी, क्योंकि उसका सामना अभी तक जितने भी जादुई जीवों से हुआ था, ये पहला ऐसा जीव था जो इंसानी भाषा बोल सकता था। माही अभी उसे इस बारे में पूछने वाली थी कि तभी उस सफेद ड्रैगन ने कहा, मेरे बारे में ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक हजारों साल पुराना ड्रैगन हूँ। हजारों सालों की शक्तियां प्राप्त करने के बाद हम ड्रैगन्स इंसानी भाषा बोल सकते हैं। ये शक्तियां हमारे पास विरासत में होती है, जो हमारे सुनहरे खून की एक खासियत है। तभी माही ने उसे बीच में रुकते हुए कहा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और क्या तुमने मुझे यहाँ मारने के लिए नहीं रोका? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो युद्ध करते हैं। इतना कह माही ने अपने चाकुओं को निकलते हुए ड्रैगन की तरफ देखा, जिसे देख उस ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इंसान, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो क्या मैं तुम्हें इस दक्षिण दिशा में आने देता हूँ? ये दक्षिण दिशा मेरा इलाका है, अगर यहाँ का पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर मुझे हो जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ होने की खबर मुझे नहीं होगी? तुम यहाँ खुद नहीं आई, मैंने तुम्हें बुलाया है। जिसे सुन माही ने हैरानी के मिले झूले भावों के साथ उस ड्रैगन की तरफ देखा। आखिर उसे इस ड्रैगन ने क्यों बुलाया? वह तो कभी उससे नहीं मिली थी, और ना ही कभी इसके बारे में उसने सुना था। तो जब वह दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, माही ने अपनी सर्द आंखों से पोस्ट ड्रैगन की तरफ देखा और सवाल किया, तुम मुझे जानते हो? जिसे सुन उस ड्रैगन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, पर जिस समय तुमने दक्षिण दिशा में अपना कदम रखा मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम यहाँ कहाँ से, किस लिए और क्यों आए हो। क्या तुम्हारे पास कोई अनोखी शक्ति है जिससे तुम लोगों के बारे में जान सकते हो? माही ने ड्रैगन से सवाल किया। अब उस ड्रैगन से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए माही खुलकर उससे सवाल पूछने लगी। ड्रैगन कुछ समय चुप रहा, पर फिर उसने कहा, मैं तुम्हें भी यह शक्तियां दे सकता हूँ। मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे सकता हूं, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसे सुन माही ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उस सवाल किया, तुम इतने दयालु क्यों बन रहे हो? और तुम मुझे अपनी यह शक्तियां क्यों देना चाहते हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई बड़े दानवीर हो सकती है जो यहाँ अपनी शक्तियां बांट रहा है? जिस दुनिया में लोग शक्तियों के लिए अपनों को मार दे, तुम वहां मुझे अपनी शक्ति देने की बातें कर रहे हो? और ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? माही की बातें सुन वह ड्रैगन हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तुम मेरे कार्य के लिए बिल्कुल सही मनुष्य हो। मुझे तुमसे कोई जानलेवा कार्य नहीं करवाना है। तभी उसने अपने बड़े से पंजे को माही की तरफ किया, जिससे एक तेज रोशनी निकली और एक छोटा सा सफेद रंग का ड्रैगन उसके हाथों में आ गया। उसके सर पर भी बड़े ड्रैगन के सामान एक छोटा सा सिंह था। वह बहुत ही प्यार और सुंदर लग रहा था, जिसे देख माही का दिल तो उस पर आ ही गया। उसने कभी इतना प्यार जीव नहीं देखा था। माही ने अपना हाथ बढ़कर जैसे ही उसे ड्रैगन को छुआ, तो वह सफेद ड्रैगन एक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। उसने अपनी सुनहरी आंखें खोल माही की तरफ देखा और एक इंसान को देखकर वह अचानक ही गुस्से में भर गया। उसने एक छोटी सी दहाड़ माही को देखकर लगाई और माही के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर इस समय ऐसा लग रहा था वह माही से अपने पीछे बैठे ड्रैगन की रक्षा कर रहा हो। तभी उस बड़े ड्रैगन ने छोटे ड्रैगन के सर पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर वह छोटा ड्रैगन भागकर उसे बड़े ड्रैगन के पास जाकर छुप गया। वह अभी भी माही को अपने गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। माही को धीरे धीरे अब सारा मामला समझ में आने लगा। उसने अपने शक की पुष्टि करते हुए सफेद ड्रैगन से सवाल किया, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाऊं? क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारी दशा है, मुझे नहीं लगता तुम ज्यादा समय जीवित रह पाओगे। जिसे सुन उसे ड्रैगन ने माही की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम बहुत ही समझदार और दिल की साफ इंसान हो। तुम आने वाले समय में एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान बनने वाली हो। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की रक्षा के लिए चुना। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। इसके बदले मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दूंगा। उसके बाद तुम्हें अपना रूप बदलने के लिए किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं होगी।
और ना ही तुम्हें इसमें अपनी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। तुम मेरी शक्ति का उपयोग कर किसी भी जीव जंतु या प्राणी का रूप धारण कर सकती हो। और कुछ समय के लिए तुम प्राणी की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती हो। जिसे सुन माही काफी हैरान थी, सच में इस ड्रैगन के पास बहुत ही नायाब शक्तियां थी, जिसके बारे में माही ने कभी सोचा तक नहीं था। तभी माही ने सवाल किया, जब तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, तो तुम खुद अपने बेटे की रक्षा क्यों नहीं कर लेते? जिसे सुन ड्रैगन की आंखों में माही को एक उदासी साफ नजर आ रही थी। वह इसका कारण तो नहीं जानती थी, पर वह इतना बता सकती थी कि शायद वह चाहकर भी अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकता। तभी उस ड्रैगन ने कहा, कुछ समय पहले तक मैं बहुत ही शक्तिशाली और इतना सभ्य था कि मैं अपने बेटे की रक्षा स्वयं कर सकता था। पर तभी 3 दिन पहले कई शक्तिशाली इंसान मेरे इलाके में मेरे बेटे की शक्तियों को पाने के लिए इस जगह आए। क्योंकि नवजात ड्रैगन की शक्तियों को पाने बहुत ही आसान होता है। जब तक वह अपने अंडे में है तब तक उनकी शक्तियों को उसे अंडे को नष्ट कर प्राप्त किया जा सकता है। मैंने 2 दिनों तक उन शक्तिशाली दृष्ट इंसानों से युद्ध किया, जिसमें मैंने उन्हें हराकर भाग तो दिया, परंतु मैं भी इसमें बहुत घायल हो गया। मुझे डर था कि वह लोग फिर शक्तिशाली टोली के साथ यहाँ हमला करने जरूर आएंगे। इसलिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर समय से पहले अपने बेटे को उसके अंडे से बाहर निकला, ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। पर समय से पहले पैदा होने के कारण इसकी शक्तियां अभी जागृत नहीं हुई है, जिस वजह से यह अभी भी बहुत कमजोर है और वह लोग इसे आसानी से अपना शिकार बना सकते। हेनरी, मेरे पास अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं खुद को ठीक कर सकूं। इसलिए मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी, जो मेरे लिए मेरे बेटे की रक्षा कर सके। माही ने ड्रैगन की सारी ध्यान से सुनी। उसे अब इस ड्रैगन के लिए काफी बुरा लग रहा था। इस दुनिया में कितने ही लोग अपने लालच के लिए दूसरे जीवों को मार देते हैं। हाँ, उसने भी कई जानवरों को मारा था, पर वह सब वे थे जिन्होंने पहले माही पर हमला किया। तभी उसे ड्रैगन ने माही को अपनी तरफ बुलाया और अपना सर माही के सर से जोड़कर अपनी सारी शक्तियां माही के अंदर भेज दी। वही एक तेज सफेद रोशनी माही के अंदर जाकर बस गई, जिससे कुछ समय के लिए माही का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। इस समय शक्तियों का प्रवाह माही के शरीर में काफी तेजी से हो रहा था, जो कुछ ही समय में जाकर उसकी बाकी शक्तियों के साथ मिल गई। माही ने अपनी आंखें खोल अपने सामने बैठे विशाल ड्रैगन की तरफ देखा, जिसकी चमक अब धीरे धीरे कम हो रही थी।